हेलो एवरीवन, वेलकम टू 360 डिग्री क्लासेस। पिछले पार्ट में हमने क्लास 12 के ज्योग्राफी की चैप्टर 1 की कुछ टॉपिक कवर कर लिए थे। जैसे कि हमने पिछले क्लास में कवर किया था कि मानव भूगोल की परिभाषा क्या है, मानव भूगोल के उपक्षेत्र क्या क्या हैं और मानव भूगोल के डिफरेंट थ्योरी हम लोगों ने पढ़े थे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके आगे का पार्ट। ठीक है, तो आज के लेक्चर का हमारा सबसे पहला पार्ट क्या है कि मानव भूगोल के अध्ययन की विधियां या उपागम। ठीक है, आज का पूरा लेक्चर इसी बेस्ड होगा कि मानव भूगोल के अध्ययन की विधियां उपागम क्या है, और इस पार्ट में इस चैप्टर का द एंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। ओके, तो देखिए, मानव भूगोल के अध्ययन की दो विधियाँ हैं, एक है प्राचीन विधि और एक है नवीन विधि। अगर हम प्राचीन विधि की बात करें तो प्राचीन विधि जो है वो आपकी द्वितीय विश्व युद्ध से पहले की विधि है, और नवीन विधि जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की विधि है। प्राचीन विधियाँ में 4 विधि है, जैसे पहली विधि है पारिस्थितिकीय उपागम है, विवरणात्मक विधि है, क्रमबद्ध उपागम है और प्रादेशिक उपागम है। नवीन विधि में आपके भी यहाँ भी 4 विधि है, मात्रात्मक विधि है, आचरणवादी विधि, कल्याणपरक विधि और मानववादी विधि। ठीक है, तो आइए एक एक करके सारे विधियों को हम लोग डिटेल से देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्राचीन विधि। प्राचीन विधि में सबसे पहले देखते हैं हम लोग विवरणात्मक विधि क्या है। देखिए, जब नए नए क्षेत्रों की खोज होती है, ठीक है, जब नए नए क्षेत्रों के बारे में पता चलता है, भूगोलवेता को उससे कुछ प्राप्त होता होगा। ठीक है, जब भी हम नए क्षेत्र की खोज करते हैं तो भूगोलवेता को उनसे कुछ ना कुछ विवरण मिलता है। ठीक है, तो भूगोलवेता क्या करते हैं, उस क्षेत्र को, ठीक है, जब नए क्षेत्र की खोज हुई तो भूगोल क्या करेंगे, उस क्षेत्र को मानव संस्कृति का अपने अपने वातावरण से किस प्रकार समायोजन हुआ है, ठीक है, उसका क्या करते हैं, एक व्यक्तिनिष्ठ विवरण प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, जैसे कि अलबरूनी ने किया था, इब्न बतूता ने किया था, उन्होंने लिखा ना अपना यात्रा वृत्तांत लिखा था। ठीक है, अलबरूनी ने। ठीक है, तो इन्होंने बताया था कि उस समय मानव का संस्कृति जो है कैसे डेवलप हुआ। ठीक है, मानव ने अपनी संस्कृति को कैसे डेवलप किया। ठीक है, तो नए नए क्षेत्रों की खोज होने के बाद हमें उस चीज़ के बारे में पता चल जाता है कि अभी जो भी आप संस्कृति इस समय देख रहे हैं उसके पीछे का कारण क्या है। ठीक है, वो आपके नए नए क्षेत्रों की खोज होने के बाद, क्योंकि जो भी यहाँ पर आप देखते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं क्या है, पास्ट का कुछ कारण होता है। ठीक है, तो विवरणात्मक विधि में वही होता है कि जब नए नए क्षेत्रों की खोज होगी तो भूगोलवेत्ता क्या करेंगे, उसको जोड़ते हैं अभी के मानव संस्कृति से। ठीक है, और देखते हैं कि उनका समायोजन किस प्रकार हो पाया है। ठीक है, उसी का विवरण देते हैं। ओके, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को। उसके बाद नेक्स्ट उपागम है पारिस्थितिकीय उपागम। देखिए, ये उपागम क्या कहता है कि मानव समूहों एवं भौतिक वातावरण के मध्य परिवर्तनशील संबंधों की व्याख्या की जाती है तथा उन कारणों की व्याख्या की जाती है जो सांस्कृतिक भूदृश्यों की क्षेत्रीय विभिन्नता के लिए उत्तरदायी है। देखिए, जैसा हम लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा था, ये देखिए, जो भी मानव ने यहाँ डेवलप किया है, ठीक है, यहाँ पर आप जो भी परिवर्तन देखते हैं, ठीक है, वो किस कारण से है कि क्या, इसी कारण से है ना कि मानव समूह जो है क्या किया है, भौतिक वातावरण, मानव समूह और भौतिक वातावरण के बीच में क्या है, एक दोनों के बीच में एक संबंध है। ठीक है, मानव क्या करता है कि भौतिक वातावरण का इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ बहुत सारा बदलाव किया है। ठीक है, तो उन बदलाव का कारण क्या है, ठीक है, उन बदलाव का कारण क्या है। और जो भी हम लोग सांस्कृतिक भूदृश्य में विभिन्नता देखते हैं डिफरेंट क्षेत्रों में, जैसे अब बिहार की संस्कृति देखिएगा कुछ अलग है, यहाँ का सांस्कृतिक भूदृश्य कुछ अलग है, हिमाचल का सांस्कृतिक भूदृश्य देखिएगा वहाँ पर कुछ अलग है, या आप और भी चले जाइए कि जम्मू कश्मीर का सांस्कृतिक भूदृश्य देखिएगा, या आप दूसरे देश का भू सांस्कृतिक दृश्य देखिएगा, तो सब कुछ अलग अलग है। तो इन सब में विभिन्नता होने के पीछे कारण क्या है, ठीक है, वो पता करते हैं हम लोग इस पारिस्थितिकीय उपागम विधि से। ओके, पारिस्थितिकीय उपागम विधि में उन्हीं कारणों का पता किया जाता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट उपागम है आपका क्रमबद्ध उपागम। क्रमबद्ध उपागम में क्या करते हैं, हम पूरी पृथ्वी को एक इकाई मानकर, ठीक है, उसके संदर्भ में एक भौगोलिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, हम पूरा पृथ्वी को एक बार में स्टडी करेंगे, मतलब पृथ्वी ले लिए, पृथ्वी का लैंड फॉर्म्स है, उसका वातावरण है, उसमें क्या संस्कृति पाया जा रहा है, हर को एक इकाई मानकर स्टडी कर, मतलब इसमें हर कुछ क्या होगा, जैसे इंटरलिंक है। ठीक है, तो हर कुछ यहाँ पर हम लोग एक इकाई मान के स्टडी करेंगे।
यहाँ पर कोई विभाजन नहीं किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक अब क्या होता है कि देखिए यहाँ पर हम लोग मेनली एक तरह से मैक्रो स्टडी कर रहे हैं। जब भी हम किसी चीज़ का मैक्रो स्टडी करते हैं तो ये थोड़ा कम्प्लेक्स होता है ना, ये थोड़ा कम्प्लेक्स होगा और क्या होगा कि इसमें हमको उतनी जानकारी नहीं मिल पाती है जितनी मिलनी चाहिए। तो उसी के लिए क्या करते हैं, फिर आता है क्या, प्रादेशिक उपागम। अब देखिए प्रादेशिक उपागम में क्या करते हैं, उसी चीज़ को हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, है ना। संपूर्ण पृथ्वी को एक बार में स्टडी ना करके, एक इकाई मान के स्टडी ना करके, उसे हमने क्या किया, छोटे छोटे समरूप क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। छोटे छोटे समृद्ध क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया, जिसे क्या बोलते हैं, प्रदेश कहते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हर प्रदेश का अलग अलग स्टडी करेंगे। अब हर प्रदेश का अलग अलग स्टडी करेंगे, यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या करें, माइक्रो लेवल पर स्टडी कर रहे हैं। तो जब हम किसी चीज़ का माइक्रो लेवल पर स्टडी करते हैं, हर प्रदेश का अलग अलग स्टडी करेंगे, तो इससे क्या होगा, हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होगी, है ना, हमें उसके बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, प्रादेशिक उपागम में पूरी पृथ्वी को डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में बांट दिया जाता है और उसको स्टडी किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नवीन विधि, ठीक है। नवीन विधि जो है वो आपकी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की विधि है। उसमें सबसे पहले विधि देखते हैं हम लोग मात्रात्मक विधि। देखिए मात्रात्मक विधि में मानव भूगोल में उन्हीं तथ्यों का अध्ययन किया जाता है जिनका मापन एवं सत्यापन हो सकता है, जिनको हम लोग माप सकते हैं, जिसका सत्यापन हो सकता है, उसी चीज़ का स्टडी करते हैं, ठीक है। जिसको माप नहीं सकते हम लोग, उसका स्टडी यहाँ पर नहीं होता है ना। जैसे कि ह्यूमन बिहेवियर को हम लोग माप नहीं सकते, है ना। ये कितना कि किसी का ह्यूमन बिहेवियर को कोई हम लोग कोई नंबर नहीं दे सकते उसको, कोई, है ना। तो उसका कोई मात्रात्मक नहीं है, उसको लोग मेज़रमेंट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर उसी मात्रात्मक विधि में उन्हीं चीज़ों को स्टडी करेंगे जिनको हम लोग माप सकते हैं, ठीक है, काउंट कर सकते हैं। जैसे कि आपका पॉपुलेशन वगैरह हो गया, सेक्स रेशियो हो गया, ठीक है। तो ये सब मात्रात्मक विधि के अंतर्गत ही आएंगे क्योंकि इसको हम लोग मेज़रमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आते ही आपकी आचरणवादी विधि या, ठीक है, आचरणवादी विधि या आचरणवादी उपागम। देखिए इसमें क्या होता है कि इस विधि में हम लोग व्यक्तिगत आचरण को प्राथमिकता देते हैं। जैसे कि पिछले विधि में क्या किया था हम लोग ने, मात्रात्मक विधि को, है ना, जो जिसको हम लोग माप सकते हैं उसको प्राथमिकता दी थी। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, व्यक्तिगत आचरण को प्राथमिकता देते हैं। क्योंकि देखते हैं, देखिए जो भी कुछ बदलाव हुआ है ना, तो हर कुछ क्या होता है कि जो भी कुछ चेंजेस आता है मानव के बिहेवियर पर, मानव का बिहेवियर उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है ना। हम लोग का, मानव का जो व्यवहार होता है ना, उसके कारण भी बहुत सारा कुछ चेंजेस आया है। तो यहाँ पर उनका व्यक्तिगत आचरण को जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसे हम देखते हैं कि व्यक्तिगत रुचि क्या है मानव की, उसकी आवश्यकता, क्योंकि आपकी रुचि के अकॉर्डिंग ही क्या होगी, आपकी नीड होगी, है ना, आपकी कार्यकुशलता होगी, आपकी चेतना होगी, आपकी परंपरा आदि, है ना, सब कुछ आपके व्यक्तिगत आचरण पर ही निर्भर करता है, ठीक है। तो इसलिए आचरणवादी विधि में हम लोग क्या करते हैं, व्यक्तिगत आचरण को देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट विधि है कल्याणपरक उपागम। कल्याणपरक उपागम का उद्देश्य क्या होता है कि देखते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ही असमानता पाई जाती है, वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होता है, भेदभाव बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग विभिन्न देशों में पाए जाने वाली असमानता को बेस मान के स्टडी करते हैं। यहाँ पर अब यहाँ पर क्या करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ असमानता का मतलब सिर्फ सिंपल वहाँ से वो जो लोग पढ़ते हैं कास्ट वगैरह का भेदभाव, रिलीजन का भेदभाव, सिर्फ उससे ही नहीं है, और भी बहुत सारा असमानता पाई जाती है। जैसे कि यहाँ की मिट्टी कुछ और है, वहाँ का मिट्टी कुछ और है, यहाँ के वातावरण कुछ और है, वहाँ के वातावरण कुछ और है, ठीक है। तो जितने भी भौगोलिक चीज़ें हैं या ह्यूमन मेड चीज़ें हैं, हर कुछ में जितनी भी असमानता पाई जाती है उनको हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कल्याणपरक उपागम में क्या करते हैं हम लोग, विभिन्न देशों में जो भी असमानता पाई जाती है, ठीक है, उसका हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है कंपैरिजन करके, ठीक है। जैसे देखेंगे हम लोग कि विकास की मान लो बात करते हैं, ठीक है, तो कंपैरिजन अध्ययन होगा विकास का कि इंडिया का डेवलपमेंट कैसा है, इंडिया का डेवलपमेंट कितना हुआ है। जब तक हम लोग इसको किसी से कंपेयर नहीं करेंगे तो हम लोग क्या पता चला कि इंडिया में कितना डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। क्योंकि डेवलपमेंट क्या है, एक कंपैरिजन का चीज़ है ना, कंपैरिजन से सबको पता चलेगा कि इंडिया के यहाँ का डेवलपमेंट ज़्यादा है, ठीक है, कि कम है, यहाँ का ग्रोथ ज़्यादा है कि कम, ये सब कैसे पता चलेगा। तो ये पता चलेगा आपको जब किसी कंट्री से हम तुलना करेंगे तो, ठीक है। तो कल्याणपरक उपागम में क्या करते हैं हम लोग, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। उसके बाद का उपागम है आपका मानवतावादी उपागम, ठीक है। मानवतावादी उपागम के अंतर्गत
मानव जागृति, मानव साधन, मानव चेतना, मानवीय उत्सुकता, मानवीय सृजनात्मकता के आधार पर उस प्रदेश का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी मेनली ह्यूमन को क्या किया ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। ठीक है, क्योंकि कि मानव के साधन कौन कौन से हैं, मानव की जिज्ञासा क्या क्या है, मानव की चेतना क्या क्या है। ठीक है, उन सबको हम लोग बेस मान के क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इस तरह आपका जो ये चैप्टर था, चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, और जिस किसी ने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो लोग पहले फर्स्ट पार्ट देखें, तभी इस पार्ट को देखें, तभी अच्छी से समझ में आएगी। ठीक है, और जो भी इस चैनल पे नए हैं या जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि ताकि आगे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। ओके, धन्यवाद।